हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडीमेट पर। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसका नाम है इंटीग्रेशन, जिससे सबकी फटती है। क्यों पता नहीं, फटती क्यों है यार। बहुत इजी चैप्टर है ये। जैसे कि डिफरेंशिएशन हमने किया वैसे ही इंटीग्रेशन भी हम कर लेंगे एकदम आसानी से, है ना। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो मैं दूर करने की गारंटी देता हूँ। चलो, इंटीग्रेशन में दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है डिफाइनाइट और दूसरा होता है इनडिफिनिट। और हमारे प्यारी सी टेक्स्ट बुक में ये अलग अलग चैप्टर है ना। पहले हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, पहले ये करेंगे उसके बाद ये करेंगे, क्योंकि अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो ये करने में ज्यादा देर नहीं होगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन करेंगे, बाद में डिफाइनाइट इंटीग्रेशन करेंगे। अब भैया इन दोनों में डिफरेंस है क्या? सिर्फ आई एन तो है, अलग क्या है? डिफाइनाइट डिफाइनाइट, इसमें आई एन लग गया। नहीं भैया, इतना ही डिफरेंस नहीं है, इतना ही डिफरेंस नहीं है। मैं आपको पहले तो इंटीग्रेशन का बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूं। इंटीग्रेशन का बेसिक स्ट्रक्चर, चलो बेसिक, कौन सा सीख? बेसिक स्ट्रक्चर। आई इज इक्वल टू, खुद को मत समझ लेना आई, ये आई यानी कि इंटीग्रेशन का आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू एन dx, और एक आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए बी एक्स रेज टू एन dx। अब जरा बताना कि इन दोनों में फर्क क्या है। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में एक फर्क है कि इस वाले इंटीग्रल में ये है, लिमिट्स दी गई है, इसे कहते हैं हम लोअर लिमिट, इसे कहते हैं हम अपर लिमिट। नीचे वाले को लोअर, ऊपर वाले को अपर, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इस वाले इंटीग्रल में ये दोनों है ही नहीं, इसलिए इस वाले इंटीग्रल, इसे हम कहते हैं इंटीग्रल। जो हम इस पे अब करने वाले हैं उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन, इसे हम कहते हैं इंटीग्रल। तो इस इंटीग्रल में लिमिट्स नहीं है, नो लिमिट्स, है ना। जैसे कि आपके डिस्ट्रैक्शन का जो लिमिट है ही नहीं, वैसे इसका भी लिमिट नहीं है। हाँ, नो लिमिट्स, इसलिए हम कहते हैं इसे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसमें लिमिट्स है, लिमिट्स आर देयर, लिमिट्स है इसमें, इसे हम इसलिए कहते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। तो जिस इंटीग्रल में लिमिट्स ना हो उसे हम कहते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, जिस इंटीग्रल में लिमिट्स हो उसे हम कहते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब ये जो है हम इसे कहते हैं एक्सप्रेशन, यानी कि इसमें जो अंदर जो बड़ा सा एक्सप्रेशन होगा, यानी सॉरी छोटा सा एक्सप्रेशन होगा, हम उसे बड़ा करेंगे। डिफरेंस ये बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन क्या होता है कि हम किसी छोटी सी चीज को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये एक रॉड है, रोटेशनल डायनामिक्स फिजिक्स में हुआ ही होगा। तो आप क्या करते हो, अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप क्या करते हो? पहले इस पूरे रॉड को छोटा करते हो, है कि नहीं? छोटा करते हो, मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी जो भी होता है उससे आप इस रॉड का एक dx टुकड़ा तोड़ते हो, यानी कि आपने इसे डिफरेंशिएट किया। छोटा सा, ये पूरा बड़ा सा रॉड आपने इसे छोटा कर दिया, यानी कि ये डिफरेंशिएट किया। इस पे आपने पूरा थियरम लगाया, डेरिवेशन किया, इसमें पूरा एक्सपेरिमेंट रिसर्च इसमें सब किया। अब इस पूरे dx को, इसके लिए आपको जो भी एक्सप्रेशन आया, बाद में आपने इसे क्या किया? इंटीग्रेट किया। इस छोटे से dx को आपने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके आपने पूरे रॉड के लिए एक्सप्रेशन निकाल लिया। यानी कि इस छोटी सी चीज से बड़ी सी चीज की इंफॉर्मेशन निकालनी हो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, छोटी सी चीज से एक बड़ी सी चीज का इंफॉर्मेशन आपको निकालना हो तो आपको उस छोटी सी चीज को इंटीग्रेट करना है। अगर आपको इस बड़ी सी चीज से छोटी सी चीज का इंफॉर्मेशन निकालना है तो आपको उसे डिफरेंशिएट करना है। छोटे से बड़ा इंटीग्रेशन, बड़े से छोटा डिफरेंशिएशन। आई होप आपको जो बेसिक मतलब है समझ में आ गया होगा, और साथ ही में डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ क्वेश्चन में ही फर्क नहीं होता, जो आंसर हमें निकलता है। जैसे कि अभी मैं बेसिक इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो मैं बता रहा हूं, ये मैं रफ कर रहा हूं। आई होप आप ये नोट कर रहे हैं।
क्योंकि ऐसे ही बैठे रहने से तो कुछ होने वाला है नहीं, समझ गए। पेन रुकनी नहीं चाहिए, समझ गए। बेसिक नहीं रे, जनरल फॉर्मूला है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इज टू n dx। अब एक इसका पहले इसका कर लेते हैं, ये फॉर इनडेफिनाइट, सिंस इसमें हम लिमिट्स नहीं डाल रहे, फॉर इनडेफिनाइट। अब इसका जो आंसर होगा वो ऐसे आएगा, x रेज टू n प्लस वन, पावर में प्लस वन ऐड करना है, और जो पावर में प्लस वन ऐड किया वैसा ही नीचे n प्लस वन पावर प्लस c। अब ये प्लस c है वो क्या है, अब ये प्लस c जो है वो क्या है। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो प्लस c है वो है कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, ये है कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब डेफिनेट के लिए क्या होगा ये मैं बताता हूं थोड़ा डिटेल में, रुकिए सब्र करिए, सब आपको पता चलेगा, है ना। PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए कैसे होगा अभी मैं बताता हूं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में होगा कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a से b है, क्वेश्चन क्या था, a से b x इज टू n dx। तो अब इसका फॉर्मूला भी सेम टू सेम रहेगा, x इज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, लेकिन सिर्फ यहाँ पे लिमिट लग जाएगी और प्लस c जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पर लिमिट्स दी गई है। बस अभी b को अंदर x की जगह पर पहले b डालो, x की जगह पर b डालो, बाद में माइनस करो, अब x की जगह पर a डालो, बस हो गया। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था डेफिनेट इंटीग्रेशन का, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा। अब सिर्फ फोकस करेंगे हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पर। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं अभी, है ना। x रेज टू पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx, दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर, तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4, एंड अब मैं ये रफ कर देता हूं। सो चौथा कौन सा, चौथा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ k dx, फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 10 dx। चलो ये 5 क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, आप भी मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। अब यहाँ पर 1 दिया है, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 दिया है, 1 यानी कि क्या होगा, x इज टू 0 dx, x इज टू कौन सा 0 dx। अब n की जगह पर 0 डाल दो तो x इज टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, सिंस यहाँ पर लिमिट्स नहीं दी गई यानी कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, यानी कि x प्लस c। ये कैसे होगा, अभी n की जगह पर 2 डाल दो, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू x क्यूब बाय 3 प्लस c। यहां पर भी अभी n की जगह पर 4 डाल दो, 4 है ना n यहां पर, x इज टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू x इज टू 5 अपॉन 5 प्लस c। समझिए। अब यहां पर मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर x के x है, यहां पर dx है, सिंस यहां पर dx है तो यहां पर x के टर्म्स ही होने चाहिए, यहां पर k y z वगैरह टर्म्स नहीं हो सकते, t वगैरह टर्म्स हो ही नहीं सकते, यहां पर सिर्फ x के टर्म्स होने चाहिए, क्योंकि यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां पर dx लिखा है, तो x के अलावा जितने भी टर्म्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। यहां पर k क्या है, कांस्टेंट, तो k को बाहर निकालो dx। अब ये यहां पर हमने कैसे किया था, वैसे ही यहां पर क्या है, पावर 0 है, प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस c, यानी कि ये हो गया x प्लस c, सॉरी, और इधर k भी है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो kx प्लस c, समझ गए, kx प्लस c। अब यहां पर वापस 10 एक कांस्टेंट है, वैसे 10 को यहां पर टर्म नहीं है,
अगर k यहाँ पर कोई टर्म होता पर x के अलग है, यहाँ पर दिया है z, यहाँ पर t दिया है, यहाँ पर s दिया है, वो सब कांस्टेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर dx है, यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन होंगे वो x के टर्म्स में ही होने चाहिए। समझ गए? यहाँ पर ये जो 10 है तो 10 बाहर आ गया, dx हो गया, ये हो गया 10x प्लस c। इसको ऐसे यहां से आप देख लेना कैसे मैंने इंटीग्रेट किया है। dx का इंटीग्रेशन x प्लस c होगा बस। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। बहुत ही इजी है ना, बहुत ही इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड इसमें है नहीं, घबराने वाली बात है नहीं। थोड़ी डिजाइन कर देते हैं, अच्छा लगेगा, है ना। वापस मैं एक बार बता दूं, यहाँ पर मैंने ये 10 को बाहर लिया, अभी dx का इंटीग्रेशन क्या था, x प्लस सी, ये हो गया 10x प्लस 10c। सिंस ये कांस्टेंट ही है तो मैं इसे नया सी लिख देता हूँ, कांस्टेंट 10x प्लस सी। 10c इज अ कांस्टेंट तो मैं इसे एक वेरिएबल से लिख रहा हूँ, c 10x प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस c। समझ गए? अभी जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन में कैसे होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, लॉगरिथमिक टर्म्स, एक्सपोनेंशियल टर्म्स, इन सब के भी अलग अलग फॉर्मूलेस दिए गए हैं डिफरेंशिएशन के। वैसे इंटीग्रेशन में है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, लॉगरिथमिक टर्म्स है, एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, उनके अलग अलग फॉर्मूलेस है जो आपको याद करने हैं। अभी मैं बोर्ड पर बताता हूँ कुछ, और बाकी सब आपके पास तो शॉर्ट नोट्स तो है ही। कहाँ है सर शॉर्ट नोट्स? शॉर्ट नोट्स है वेबसाइट पर, है ना। वेबसाइट पर शॉर्ट नोट्स है, वेबसाइट पर पीवाईक्यूज है, वेबसाइट पर प्रैक्टिस शीट है, वेबसाइट पर डीपीपी है। क्या नहीं है वेबसाइट पर? सर वो नहीं है वेबसाइट पर। सो कुछ फॉर्मूलेस ये रहे आपके सामने, और भी करने हैं आपको, इतने में से ही काफी नहीं होगा, और भी करने हैं। और फॉर्मूलेस वेबसाइट पर अवेलेबल है, वेबसाइट पर शॉर्ट नोट्स, पीवाईक्यूज, डीपीपी सब है, तो जाके चेक कर लीजिए और प्लीज नोट करिए इसको और याद कर लीजिए। मैंने तो इसी सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिखा है, बाद में हम सम्स करेंगे इसके बाद। रफ कर दूं? ओके। अब हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, प्लीज ध्यान दो। अब इसमें क्या होता है कि जनरल फॉर्म इसका मैं बता देता हूं। जनरल फॉर्म, है ना, जनरल। तो इसका जनरल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं कि अगर ऐसा दिया i इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ g ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x डॉट dx। ये क्या दिया है कि एक फंक्शन है f ऑफ x, जिसका एक फंक्शन है f ऑफ gx, यानी कि एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है g ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव ये है, और बाद में इस g ऑफ x का डेरिवेटिव ये है। अब अगर ऐसा कोई टर्म आपको दिख जाए, ये बाद में और अभी आगे एक्सप्लेनेशन भी आएगा। ये जनरल फॉर्म थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा समझेगा तो भी अच्छा है, आगे सम्स में और अच्छे समझ जाएगा। तो अगर ऐसा दिया है, कोई एक फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, और उसके अंदर और एक फंक्शन है, और उसके बाजू में मल्टीप्लिकेशन में उस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं, सिर्फ g ऑफ x को t सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे कि ये, अगर मैं इसको भी डिफरेंशिएट करूं, तो हो जाएगा g डैश ऑफ x dt by dx। तो dt क्या बन गया? g डैश ऑफ x इंटू dx, यानी कि ये वाला पार्ट मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं, g डैश ऑफ x इंटू dx इज dt। तो भी आगे इसको कैसे लिखूंगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अभी मैंने g ऑफ x को t डाला है तो इसके जगह पर t डाल दो, f डैश ऑफ t इंटू ये पूरा dt से रिप्लेस हो गया, इंटू dt। अब क्या करना है? अब f ऑफ, अभी मैं इसका डायरेक्ट बता देता हूं, एक्सप्लेनेशन अब हम सम्स में देखेंगे। इसका डायरेक्ट रहेगा f ऑफ t प्लस c, डायरेक्टली f ऑफ t प्लस c, क्योंकि, और ध्यान रखना कि इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। ये देखो एक फंक्शन है और हम उसके डेरिवेटिव को लिखते हैं f डैश ऑफ x, डैश यानी कि डेरिवेटिव, समझ गए? f डैश ऑफ x,
अगर कोई फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो मैं इसे कहूंगा ये है f डैश ऑफ x, समझ गए? तो ये है डिफरेंशिएशन f ऑफ x का। तो अगर इंटीग्रल के अंदर f ऑफ t का यानी कि इसी का डिफरेंशिएशन हो तो डायरेक्ट f ऑफ t लिख दो। एक और बार मैं बोल देता हूं, एक फंक्शन दिया है जिसका एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन यहां पर दिया हुआ है, ये बेसिकली चेन रूल ही है। तो यहां पर आपको ये जो अंदर वाले फंक्शन को t सब्स्टिट्यूट करना है, बाद में ये g डैश ऑफ x हो गया, बाद में पूरा g dt से रिप्लेस हो गया, बाद में यहाँ पर f डैश ऑफ t बटा बचा, बाद में डायरेक्टली आप f ऑफ t लिख दीजिए। मैं चाहता आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, हुई ना? सम करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, समझा क्या? यस सर, हम तो टेंशन देते ही आए हैं, कभी लिया है हमने? नहीं यार, तुम लोग बहुत स्ट्रेस लेते हो, 1-to-1 स्लॉट में पता चलता है ना, बहुत स्ट्रेस लेते हो तुम लोग, मत लो इतना। हाँ, अब दूसरा एक फॉर्म है जनरल फॉर्म, जो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एक फंक्शन है रेज टू n है, एक फंक्शन रेज टू n और उसके मल्टीप्लिकेशन में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव है इनटू dx दिया है। एक फंक्शन है रेज टू n और इसके मल्टीप्लिकेशन में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया है, तो चुपचाप इस फंक्शन को डायरेक्ट मैं बता देता हूं, क्योंकि सम्स में ऐसे भी आपको मैं बताने वाला हूं। इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली आपको मिल जाएगा फंक्शन रेज टू n+1 अपॉन n+1 प्लस c। समझिए, अगर कोई फंक्शन रेज टू n दिया है और बाजू में उसी का डिफरेंशिएशन है तो डायरेक्टली ये आंसर लिख देना। अब थर्ड फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन रेज टू n अपॉन फंक्शन, नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर इसका डेरिवेटिव है समझो, तो इसका इनटू dx, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको आ जाएगा log ऑफ f ऑफ x प्लस c डायरेक्टली, और ये डाल दो, मॉड डाल दो, प्लस c, समझ गए? यस, log ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो ये थोड़े से शॉर्ट फॉर्म से थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं, यहाँ पे बॉक्स बक्से के अंदर डाल देते हैं। ये कुछ नहीं, बस छोटे छोटे फॉर्म्स है, एक बार सिर्फ अपने नोटबुक में नोट करो, और जब मैं सम सॉल्व करूं और बोलूं कि देखो ये हमने पहले किया है, तो आप तब ये याद कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आने वाले हैं। अभी भले ही आपको थोड़ा सा समझ में कम आया हो, लेकिन आगे जाके समझ जाएगा, टेंशन मत लो। चलो अभी हम समझ करेंगे, समझ में आ गया? ये मैं रफ करूं, ओके। अब क्वेश्चन आपका I इज इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स dx, बस इसे सॉल्व करना है। अब मैं बता दूं कि ये 1 प्लस साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है कि 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। अगर आपको याद नहीं था तो नोट कर लो। अब बस आपको इसकी जगह पर ये डाल देना है, तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, अभी सिंस ये अगर मैं यहाँ पर रूट लगा दूंगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा अपने आप, तो इसके जगह पर डायरेक्टली ये लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x/2 प्लस साइन x/2। मैंने क्या किया, समझ गया ना? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस x/2 प्लस साइन x/2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, तो आपको डायरेक्टली इसकी जगह पर ये डाल देना है। जिससे सिंस ये रूट में था तो हमें इसे इंटीग्रेट करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमने ये इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू, चलो सेपरेटली करते हैं। इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि हम इसे बांट सकते हैं, अलग अलग में बांट सकते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x/2 dx इज इक्वल टू, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। अब ध्यान से सुनना, cos का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे पहले, ये होगा sin x/2 अपॉन हाफ। अब ये क्या होगा, अभी डिफरेंशिएशन में आप याद करो, जब आप sin 2x को डिफरेंशिएट करते थे तो ये होता था sin x, यानी यहाँ पर आप चेन रूल फॉलो करते थे, जिसमें जो x का जो कोएफिशिएंट है वो साइड में आ जाता था।
यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, हाफ, है ना। इंटीग्रेशन में जो भी x का कोएफिशिएंट हो उससे डिवाइड करते हैं इंटीग्रेट करने के बाद, पहले नहीं, इंटीग्रेट करने के बाद। यहां पर भी हम सेम ही करेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो sin x by 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x by 2 अपॉन हाफ। x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, तो ये बन गया 2 sin x by 2 माइनस 2 cos x by 2। यही है आपका फाइनल आंसर। होप आपको समझ में आया होगा ये, है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे। ये रहे और सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो भी। हम जो सम्स करने वाले हैं आगे, इसके बाद ही सम्स करने वाले हैं, उसमें ये सब यूज होने वाले हैं। बस अपने बुक में नोट करो, दिमाग में याद कर लो। अभी आगे सम्स करते हैं, मैं ये रफ कर रहा हूँ, इसे इंडिकेट करना है। अब इसमें एक तो हम यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन, और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने बोले थे वो दोनों हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो ध्यान देना कैसे कर रहे हैं यहाँ पर। पहले तो क्या करो, यहाँ पर ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो e⁻²x को मैं e⁻x का स्क्वायर भी बता सकता हूँ। e⁻²x को मैं e⁻x का स्क्वायर भी बता सकता हूँ, क्योंकि जो पावर है वो मल्टीप्लाई होकर वापस 2x ही होने वाली है, समझ गए। तो e⁻x क्या लिखा है यहाँ पर, √1 माइनस e⁻x का स्क्वायर dx हमने ऐसे लिख दिया। अभी आगे क्या करेंगे, आगे e⁻x को t मान लो, सब्स्टिट्यूट e⁻x t। अब इसे डिफरेंशिएट करो, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dt by dx, dx उधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा e⁻x dx इज इक्वल टू dt। तो e⁻x dx इसके जगह पर dt डाल दो तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह पर dt डाल दिया dt। ओके, अब e⁻x की जगह पर क्या डालोगे, t, क्योंकि e⁻x को हमने t लिया, 1 माइनस t का स्क्वायर। अब याद करो ये कौन सा फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है याद करो। अभी हमने सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस में एक फॉर्मूला देखा था जिसमें लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ dx √a² माइनस x²। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1 दी है, यहाँ पर a1 है, और x² की जगह पर t² है, x की जगह पर t है, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं। सेम टू सेम फॉर्म है, a की जगह पर 1 लिखा हुआ है, a यहाँ पर कांस्टेंट है। मैं वापस बता दूं, जो हमने सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस किए हैं उसमें जो a है ना वो कांस्टेंट है। a की जगह पर 2 हो सकता है, a की जगह पर 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो चाहे हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो a की जगह पर यहाँ पर 1 दिया है बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, चलो, साइन इनवर्स x by a था तो यहाँ पर होगा साइन इनवर्स t अपॉन 1 प्लस c विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स t। रीसब्स्टिट्यूट करना है, t क्या है यहाँ पर, e⁻x, रीसब्स्टिट्यूट करना मत भूलना। यस, ये है हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा है। और अभी ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, अभी हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ये शायद से एमएसटी सीटी में पहले आ भी चुका है, 2023 या 22 में आ चुका है ये। सो अब इसे कैसे सॉल्व करें, बताओ कैसे सॉल्व किया जाए इसे। अब हमें कैसे तो भी करके देखो, यहाँ पर आपको आंखों से पहचानना पड़ेगा कि आपको किसे क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो थोड़ा मैं इसे इजी वे में लिख देता हूं, है ना। ये हो गया √x, ये हो गया √a³ माइनस x³ है ना, a³ माइनस x³। अब देखो कि अगर आपने x³ को कुछ सब्स्टिट्यूट किया तो कुछ हो सकता है। ओके, अब अभी ऐसा कोई फॉर्म तो है नहीं जिसमें a³ माइनस x³ हो। अभी आपको ऐसे हम एक चीज कर सकते हैं इसमें कि मैं इसे लिख दूं √a⁻³ का स्क्वायर माइनस x⁻³ का स्क्वायर। मैं a³ को a⁻³ का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूं ना, 2 कैंसिल हो गया, वापस a³ ही होने वाला है। तो वैसे ही मैंने इसे क्या लिख दिया, a⁻³ का स्क्वायर माइनस x⁻³ का स्क्वायर। अब
आगे यहाँ पर जरा जादू देखना तुम लोग, रूट एक्स अपॉन रूट अंडर ए रेस टू 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स रेस टू 3/2 का स्क्वायर। अब ये कौन से फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है तो एक्स का ही टर्म ना, एक्सप्रेशन एक्स का ही है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में आ गया ये, है ना। अब आपको कैसे भी करके इसे, यहाँ पर dx आएगा, आपको कैसे करके अभी इसे गायब करना पड़ेगा। ये रूट एक्स आपको प्रॉब्लम दे रहा है, अभी रूट एक्स को कैसे गायब करें। अब इसे t मान लो, किसे, इसे t मान लो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3/2 आगे आ गया, x is to 3/2 minus 1 यानी कि हाफ, बस हो गया dt by dx। तो dx इंटू रूट एक्स, एक्स इज टू हाफ यानी कि रूट एक्स होता है 2/3 dt। इसे रिप्लेस करो इससे, तो क्या क्या बन जाएगा, ये रिप्लेस करने के बाद क्या हो जाएगा जरा बताओ, 2/3 dt अपॉन a रेस टू 3/2 का स्क्वायर माइनस, इसे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, t, यानी कि t का स्क्वायर। अभी बस सिंपल इंटीग्रेशन है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात पहले थी जो अभी जा चुकी है। अब ये 2/3 कांस्टेंट है, 2/3 तो बाहर निकालो इसे इंटीग्रेशन से, चल बाहर निकल। हाँ क्या बन गया, dt अपॉन रूट अंडर a रेस टू 3/2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अभी a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर में वापस आ गए है ना। अभी इसका फॉर्मूला क्या था, जाओ पीछे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला था, वापस वही साइन वाला फॉर्मूला आ गया, 2/3 साइन इनवर्स x बाय a था, तो t अपॉन यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a रेस टू 3/2, बस हो गया, यही था आंसर आपका। अब t की जगह पर वापस उसकी वैल्यू डाल दो, t क्या है, x रेस टू 3/2, तो 2/3 साइन इनवर्स x रेस टू 3/2 अपॉन a रेस टू 3/2, ये है आपका सही जवाब। होप आपको ये समझ में आया है। अब डीपीपी में और भी क्वेश्चंस होंगे, डीपीपी के सॉल्यूशन में और आपको और अच्छे समझ में आएगा, आपको सब्स्टिट्यूशन वाला खेल आ गया है समझ में, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यहाँ के लिए यही, अभी के लिए यहीं तक। अभी और आगे चैप्टर को पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डीपीपी जरूर सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो डीपीपी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट ही होगी, सॉल्व करिए। और आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, 1-to-1 स्लॉट मीटिंग है, मैंने फीचर लाया है वेबसाइट पर, बुक करिए और पूछिए सवाल जो पूछना हो। 2-3 बच्चों ने पूछा भी है और उनको अच्छा भी लगा है, वो आगे पढ़े, बढ़ भी रही है, तो आप भी बढ़ो। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, गुड बाय।